रजत, आप ये बताएं कि श्रद्धा ने आपको मैसेज के जरिए या फिर फोन कॉल के जरिए किस तरीके से और क्या कुछ कहकर अपना दर्द बयां किया था? क्या उसने ये बात साफ की थी कि वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी? देखिए 2019 के दौरान की ये बात थी। सिर्फ पहली बार पता चला था कि रिलेशनशिप में आए हैं ये। और तभी श्रद्धा ने हमारे ही कॉलेज ग्रुप की एक उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी जिसको इस बारे में जाहिर किया था कि किस तरीके से अब्यूजिव है लड़का, हाथ उठाता है, वॉयलेंट होता है। पर उस वक्त संगीनता कहीं ना कहीं हमको शायद समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हम थोड़ा कनेक्शन लूज कर चुके थे, अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके थे। तो रजत, ये इस रिलेशनशिप में फिर इतने दिन तक श्रद्धा क्यों रही? अगर उसे टॉर्चर मिलता था तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई, क्यों नहीं पुलिस के पास गई वो? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ये दुर्भाग्य की बात है कि हम जो सभी कॉलेज वाले दोस्त थे, ये कुछ इन्फ्लुएंस जरूर आफताब की ओर से रहा था कि उसने जानबूझकर ये पूरी कोशिश की थी किस तरीके से वो काट सके श्रद्धा के जो करीबी दोस्त हैं, उसकी फैमिली है, सबसे उसको दूर करके बिल्कुल अकेला कर सके, जिससे कि वो उसके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस कर सके और उसके इशारे पे जो भी चीजें हो वो हो। राहुल, आपसे क्या कुछ कहा श्रद्धा ने? राहुल, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। जी। आपसे हाँ क्या बोलो। कुछ कहा श्रद्धा ने अपने बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में? नहीं, उसके लिए तो मैम मेरे को कुछ बोला नहीं थे, मगर जब मेरे को मिले तो फर्स्ट टाइम। और हेलो। मिलने के दौरान क्या कुछ कहा? आप बोलते रहिए, हमें आवाज मिल रही है आपकी। नहीं तो मेरे को मिलने से पहले मतलब मेरे को मिले थे तो उनके गले पे बहुत निशान था। जब भी मेरे को मिले थे, फर्स्ट टाइम मिले थे तो उनके गले पे निशान था, उनके चेहरे पे लगा था उनको, और पीछे बाजू पीठ पे उनको लगा था। तो उनको मैं बोला हॉस्पिटल लेके गया, तो हॉस्पिटल नहीं ले, तो पुलिस चौकी लेके गया उनको, तुलिन पुलिस चौकी में। तुलिन चौकी में लेके जाने के बाद में एनसी किया। सद्दा ने खुद लिख के दिया, पुलिस चौकी में एनसी के लिख के दिया। उसके बाद उधर से हम लोग शाम को आए 4 बजे। उनको मैं सेक्टर 7 के बाद छोड़ दिया। डॉक्टर प्रणव काबरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये श्रद्धा के डॉक्टर हैं, इनसे कंसल्ट किया था श्रद्धा ने। डॉक्टर साहब, उस दौरान श्रद्धा ने आपको क्या कुछ कहा था? कहीं पर उसके इंजरी मार्क्स थे, उस बारे में उसने डिटेल में बताया था? क्या बातचीत हुई थी आपसे? सबसे पहले बताना चाहूंगा कि श्रद्धा को मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था। उनको मैंने फिजिकली कंसल्टिंग रूम में एडवाइस किया था आने के लिए, पर वो कभी टर्न अप नहीं हुए मेरे पास। और फोन पे मेरी 2 से 2.5 मिनट उनसे बात हुई थी। एक थर्ड पर्सन के थ्रू वो मेरे कांटेक्ट में आए थे। और कोविड का उस टाइम समय चल रहा था, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का चलन बहुत ज्यादा चालू था उस टाइम। तो वो चाह रहे थे कि मैं ऑनलाइन उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दूं, जो थोड़ा सा एंटी मतलब सेडेटिव मेडिकेशन दो, एंटी डिप्रेसिव हो, स्ट्रेस रिलीफ मेडिकेशन दो। बट एज पर द गवर्नमेंट लॉ, द मेडिकल लॉ, एफडीए के हिसाब से हम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैंने बोला आप आइए, क्या प्रॉब्लम है समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ठीक मैं है। जो है आफ्ताब के साथ आती थी। आफ्ताब के साथ आने की बात कही उसने? कि उन्होंने बोला था कि मैं आफ्ताब तो ही तो मैं कोरिलेट कर पाया कि ये वही श्रद्धा है जिसका ये मर्डर हुआ है, वरना तो डॉक्टर साहब, श्रद्धा क्या की केसेस डिप्रेशन बहुत है। में थी श्रद्धा? क्या किसी तरह के मानसिक दो तनाव, ढाई डिप्रेशन से जूझ रही थी? 2-2.5 मिनट के इसमें तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने उसको एडवाइस किया था कि आप प्लीज जो है कि आप आइए हॉस्पिटल में। पर उस टाइम कोविड का प्रकोप था और हॉस्पिटल में किसी को आना डेफिनेटली नहीं अच्छा लग रहा था। तो आई थिंक इसलिए वो टर्न अप नहीं हुआ। अगर शायद कोविड नहीं होता तो वो कंसल्ट करने 100% जरूर आते हमारे पास, या और किसी डॉक्टर के पास गए होते। उसने क्या ये बताया कि क्या वो किसी तरह का मेडिकेशन ले रही है? किस तरीके से वो अपनी इंजरी ठीक कर रही थी? इस बारे में कोई जानकारी उसने दी? इंजरी के बारे में कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। ये तक के थोड़ा सा फैमिली इशू चल रहा है, और फैमिली इशू तो कोविड का टाइम था और लॉकडाउन था, तो इनकम वाइज भी इश्यूज थे काफी घरों में। तो आई थिंक वो मैटर से मुझे लगा शायद वो प्रॉब्लम चल रहा होगा घर में। पर अभी जब सारे मीडिया आप सब जो हेल्प कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, तो समझ में आ रहा है कि मैटर वॉज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। रजत का मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। रजत,
आप कितने क्लोज थे श्रद्धा के? क्या वो आपसे तमाम पर्सनल चीजें शेयर करती थी? क्या उसने इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि कैसे धीरे धीरे ये लिव इन रिलेशनशिप उसके लिए कितना बड़ा नासूर साबित हो रही थी, कितना बड़ा टॉर्चर था ये? देखिए, मैं शुरुआत से ही आपको बताऊं कि जिस तरह की लड़की थी वो, क्योंकि हमने बैचलर्स इन मास मीडिया साथ में किया था, 2015 से 19 तक हम संपर्क में थे। तो ये एक ऐसी लड़की जो कि इतना ज्यादा आउटस्पोकन है, उसके अपने जो भी डिसीजंस होते थे लाइफ में, उसके बारे में वो क्लियर थी। उसको क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में वो एकदम कॉन्शियस थी। एक ऐसी लड़की जब एक रिलेशनशिप में आती है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही किसी को तलाश करेगी, या शायद अपने कंपेनियन के रूप में देखेगी जो जो कि उतना ही कूल हो और उसके लाइफ में और उतनी ही वैल्यू प्रदान करे। इतना ऐसा लगता था, मतलब कि शायद श्रद्धा हमारे वैलिडेशन का इंतजार नहीं करती। अगर उसको कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप दिखता या कोई वॉयलेंट होता, तो जाहिर सी बात है अपनी आवाज उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम थी। मतलब जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं, वो सहज रूप में बहुत ज्यादा सौम्य होती हैं, उनको शायद ये चीज सिखाना समझाना पड़ता है कि आपको किस तरीके से एक सिविलाइजेशन में आप रह रहे, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सिविलियन राइट्स क्या होती हैं, श्रद्धा सब कुछ जानती थी। पर जिस दिन 2021 में जब ये राहुल बात बता रहे हैं, तो जब ये लेकर आए थे उसको एनसी दिलाने के लिए तुरंत पुलिस थाने में, तो उस वक्त भी जब श्रद्धा ने सब कुछ लिख भी दिया था, उसके बाद भी जो मुझे बताया गया दोस्तों द्वारा कि आफ्ताब ने उसे कॉल किया था, उसको ब्लैकमेल किया, उसको ये कहा कि अगर तुम घर वापस नहीं आ जाती हो तो मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम और तुम्हारे पेरेंट्स को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। अब श्रद्धा, क्योंकि अब एक तो ये जरूरी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वापस चली गई घर पे, और कुछ ना कुछ जरूर कुछ बहुत बड़ा था जो विच इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। हमको आपको शायद नहीं पता, शायद हम कभी, मतलब भगवान से मनाता हूँ मैं कि हम जान जाएं कि क्या वो बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से, क्योंकि मैं शुरुआत से लेके आज मेरा 8वां दिन है, मैं लगातार दोहरा रहा हूँ कि श्रद्धा वो किसी की लड़की ही नहीं थी कि वो किसी इंसान के झांसे में इस तरह आ जाए या शादी की बात करे। ये सभी चीजें श्रद्धा थी ही नहीं। मैंने 4 साल से बहुत करीबी से जाना है उसे, उसके साथ हर दिन क्लास में गया हूँ, थिएटर में मैं उसके साथ था, कल्चरल वीक्स में मैं एंकरिंग करता था, वो डांसिंग करती थी। बहुत कुछ, बहुत बहुत देखा है उसको, समझा है मैंने, जाना है, लेकिन वो नहीं है वो इस तरह के इंसान। वो किस तरीके से इतना हावी हो गया आफ्ताब उसके ऊपर कि इतना जाके ये वॉयलेंस बढ़कर एक मर्डर में तब्दीली हो गया, ये अपने आप में विश्वास करने के हिसाब का नहीं है। बिल्कुल मान ही नहीं सकता मैं कि ऐसा हो चुका है। ठीक है, डॉक्टर प्रणव हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रणव, आपको लगता नहीं कि अगर उस दिन जब श्रद्धा ने आपको कॉल किया, आपकी बात अगर डिटेल में हो जाती तो शायद मामला कुछ और था? आप जिस तरीके का एडवाइस उसे करते मेडिकली या फिर साइकोलॉजिकली, वो श्रद्धा को बचा सकता था? बेसिकली ये सब जो साइकोलॉजिकल ये सब जो बातें होती है, काउंसलिंग, ये टेबल टू टेबल होती है। फोन पे भी दोनों के पेशेंट किस टाइप में बैठा है, क्या उसका मूड है, क्या वो हमारी बात सुन रहा है, उसको समझ के ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सब, ये जो ऑनलाइन का जो चलन चल रहा है, ये काफी ज्यादा हैम्पर कर रहा है मेडिकल प्रैक्टिस को। जहाँ पेशेंट एक डॉक्टर के पास कब आता है, जब वो अपनी ग्रीवेंस बताता है, अपनी तकलीफ बताता है, डॉक्टर को देखता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस देखता है, उसका बिहेवियर समझता है, उसकी आंखें देखता है, उसका स्किन टेक्सचर, उसका जीभ की आंखों के अंदर की पलकें, ये सब एग्जामिनेशन जो पॉइंट है ना, ये खत्म हो चुका है आज के साथ मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर, जो कि एकदम गलत है। ये जब तक डॉक्टर पेशेंट से नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी खराब है, आप फोन पे बोलोगे ठीक तो नहीं, और आपको गैरेज में लेके जाना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, उससे पेशेंट को भी डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा इलाज के लिए। ये जो सेंसिटिव मैटर है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं पेशेंट के लिए, इनको डिस्टर्ब होता है मेंटली, दे आर डिस्टर्ब। आजकल एवरी सेकंड पर्सन, एवरी सेकंड इंडिविजुअल इज डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। आप किसी पेशेंट को बोल दो, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगी, क्या मजबूर करता है एक महिला को एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में टिके रहने को? क्या ये थ्रेट होता है, या फिर वो उसे आदत हो जाती है, या फिर उस व्यक्ति के साथ वो अपने आप को हर तरीके से महफूज कर समझती है, चाहे वो उसे मारे पीटे, गाली दे, कुछ भी करे? इमोशनल फैक्टर इधर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपने इंडिया में एक स्टिग्मा लग जाता है, अगर भाई बहन भी अगर ऑटो बाइक पे बैठ के जा रहे हैं तो लोग गलत तरह से देखते हैं उनको। अगर सगे भाई बहन भी अगर आप बाइक पे बैठे होगे तो
90% लोग सोचेंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। दे विल नेवर सी कि ये भाई बहन भी हो सकते हैं। तो वो स्टिग्मा अपने इंडिया में, एक टैबू बोलो, ये बोलो, बहुत बड़ा है हमारे इंडिया में जो चल रहा है। तो आज की तारीख में मेरा ऐसा बोलना है कि फीमेल जो होती है खास करके वो इमोशनल फैक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, और उन्हें लगता है कि नहीं, अभी यही जो मेरा जो पार्टनर है यही सब कुछ है मेरे लिए। 70-80% फीमेल ऐसा सोचती है। 30% फीमेल मूव ऑन कर जाती है। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ, सिंगल लाइफ जो ऊपर वाले ने दिया है हमें, राइट, सिंगल लाइफ दिया, उसे जीना है, ठीक है। कैसे आगे बढ़ना है, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे, बट ये जन्म कैसे अच्छे से निकालना है वो समझ जाती है। तो इमोशनल फैक्टर जो है इंडिया में बहुत बड़ा रोल ठीक है, इमोशनल फैक्टर कई बार रोल प्ले करता है। श्रद्धा के दोस्त हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, लास्ट बातचीत, लास्ट टेक्स्ट क्या हुआ था आपका श्रद्धा के साथ? क्या उसने अपना कोई डर जताया था? नहीं मैडम, वो टाइम पे कुछ लास्ट टाइम में 2021 में देखा था, पहले का दूसरे महीने में। लास्ट टाइम वो गाड़ी से जा रही थी, 2021 में उसको देखा था। पहला का दूसरा महीना था, इतना मेरे को याद नहीं है। लास्ट टाइम उसको वही टाइम पे देखा था, गाड़ी पे वो मेरे को ब्रॉडवे सर्कल पे दिखी थी एक्चुअली। और कोई बात जो आपने आफ्ताब से कभी की हो, आप उससे भी टच में थे? नहीं, उससे उसको कभी देखा नहीं था। ये फर्स्ट टाइम उसका मैंने पहला टीवी पे ही देखा, और फर्स्ट टाइम उसको। रजत, आप आफ्ताब के टच में थे? आफ्ताब के बारे में जितना सुना था, आफ्ताब एक ड्रगिस्ट था, वो ड्रग्स बेचा करता था। और जिस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग के बाद जो लोगों के सामने आज है, और हो सकता है बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, वो एक बिल्कुल आप देखेंगे पेशेवर क्रिमिनल की तरह सामने आया है। एक सीरियल किलर की तरह उसने मर्डर को पुल ऑफ किया है। जिस तरीके से उसने बॉडी के टुकड़े किए हैं, वो एक कोई ट्रेंड इंसान कर सकता है 35 टुकड़े करना, और फिर भी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड समझिए उसकी, वो उसके बाद भी डेट कर रहा था। तो ये सब बहुत सारे मेरे ख्याल से अंदेशे हैं जो कहीं ना कहीं इनवाइट करते हैं कि सीबीआई इस मैटर में आए, एनआईए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करे कि असल में आफ्ताब किन लोगों के साथ उठ रहा था, बैठ रहा था। क्योंकि ये दुर्भाग्य था हमारे लिए कि हमने नहीं समझ पाया। हमको लगा कि शायद ये सिर्फ अपने दोस्ती में स्पेस ले रही है दोस्तों से, ये शायद रिलेशनशिप में अपने है, वो ठीक है। आपको बता दूं मैं कि ये एंगल बहुत लोग निकाल रहे हैं कि शायद वो एंजॉय कर रही थी इस अब्यूज को। ये हो ही नहीं सकता, यह नामुमकिन है। श्रद्धा इस तरह की लड़की थी ही नहीं। वो इमोशनली बहुत साउंड थी, इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड थी। वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। एक ऐसे इंसान इतना कमजोर नहीं हो सकती कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी या फिर किसी अब्यूज को एंजॉय करेगी। ये बिल्कुल बिल्कुल क्या आपको बेबुनियाद इस बात लगता का है मुझे। यकीन होता है रजत कि उसके 35 टुकड़ों का एक डिटेल अकाउंट आफ्ताब ने अपनी एक नोटबुक पे रख रखा था? कहां कहां उसे वो डिस्पोज कर रहा है, किस तरीके से फेंक रहा है, ये सब डिटेल्स एक नोटबुक पे दर्ज हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आदमी या फिर जल्लाद? ये टेररिस्ट हो सकता है। जानना जरूरी है कि ये इसने इसके पहले भी जिन लड़कियों को डेट किया है, इसके बाद भी डेट किया है, वो कहीं जिंदा है या नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि आज मैंने मेरी दोस्त श्रद्धा को खोया है, ऐसे पता नहीं कितनी और श्रद्धाओं को लोगों ने खोया होगा। आज भी उनके मन में सवाल होगा कि वो कहाँ गई, वो कहीं लापता पाएंगे या फिर कहीं मृत पाएंगे। और ये इसने बड़े ही चालाकी से सभी को मार के ये बाहर घूम रहा है। मतलब इस तरीके से इसने 6 महीने किया। तो उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड ब्लडेड मर्डरर रहा है। और कॉन्फिडेंस इंसान को तभी आएगा ना, जैसे रोज कर रहा है क्या ये चीज। यही इंसान सोचेगा ना, ये रोज का काम है क्या कि इसने मार दिया, फ्रिज में उसी फ्रिज में खाना रख रहा है, उसी फ्रिज में लाश पड़ी है, और फिर उसी के दौरान वो और लड़की को डेट कर रहा है। मतलब वो एकदम चिल मोड में है, उसको कोई किसी बात का टेंशन नहीं है कि लाश पड़ी है घर में। आप सोचिए किस मानसिकता का है वो। बहुत सारे सवाल उठते हैं आफ्ताब के बारे में। आफ्ताब के पेरेंट्स क्योंकि बाहर नहीं आ रहे, क्यों 15 दिन पहले वो वहां से निकल गए? उनको जब पता था तो उन्होंने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? वो इंतजार करे तो पुलिस को पता चलेगा। डॉक्टर क्या साहब, डॉक्टर काबरा, चाहते थे? ये आपको प्री प्लान्ड मर्डर प्राइमा फेसी इस पूरे मामले को देखकर लग रहा है, या फिर ये आपको लग रहा है कि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट गुस्से में हुआ है? ये गुस्से में हुआ है, क्योंकि अगर पुलिस ने बताया था कि वो ड्रग लेता था और ड्रग के नशे में आई थिंक उसने स्टेप उठाया है। जो लड़की को 2.5-3 साल से डेट कर रहा था, ठीक है, तो वो और भी कुछ
सब कुछ छोड़ा होता, दूसरी लड़की को अगर वो डेट करा होता था, ही वॉज ओनली विद वन गर्ल एंड ही वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट हर अकॉर्डिंग टू द मीडिया। वो काफी पॉजिटिव था कि वो किधर बाहर जानी नहीं अकेली, किधर बाहर घूमना नहीं अकेला। वो काफी ज्यादा सीरियस और उसके लिए वो था। बट वो जो जहाँ तक मुझे लगता है ये जो एपिसोड हुआ उसे जो उसकी घटना घटी वो बाई फ्लूक घट गई। और फिर वो चीज को छुपाने के लिए वो उसने सोचा कि मैं ये साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, डोंट टेक माई वर्ड दैट पे, कि साइकोलॉजी उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो वो उससे प्लान किया बैठ के। आजकल काफी सारे सीरियल चल रहे हैं, वेब सीरीज चल रही है, काफी सारे आई थिंक मूवीज है जहाँ बताया जाता है किस तरह से पति को ठिकाने लगानी है। तो वहां से कुछ सीख लेके आई थिंक उसने ये रचा और धीरे धीरे वो डिस्कार्ड करता गया। ठीक है, रजत कुछ कहना चाह रहे हैं। रजत, देखिए वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बहुत लग रहा है कि इसी तरीके का हो सकता है, और आफ्ताब ने बहुत सक्सेसफुली मैनिपुलेट किया है लोगों को। वो जो कहानियां बता रहा है वो कुछ सच नहीं है। अगर आप देखेंगे उसकी जो बयान है वो खुद अपने आप एक पुराना बयान दूसरे बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो ये सभी चीजें हैं लोगों को गुमराह करने के लिए और बताने के लिए कि बड़ा सरल सा चीज था। एक लड़की आई मेरे को शादी के लिए कन्विंस कर रही थी और मैं बेचारा इंसान, मैंने उसको मार दिया। ये ऐसे नहीं होता है ना, ये इम्पॉसिबल सी बातें हैं ना। आप सोचिए तो मैं बयान दे रहा हूँ ना आपको कि श्रद्धा इस तरह की लड़की थी ही नहीं कि वो इन चीजों में फंसेगी। ये कुछ बहुत बड़ा मामला है जो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन का ये एक पार्ट है जिसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तब किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए कि श्रद्धा ने ऐसा क्यों किया। हम यूं ही यहाँ बातें करेंगे ये बहुत कहीं ना कहीं इररेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव लॉयर होगा वो उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनेंगे कि ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से श्रद्धा ने किया होगा। हमको ये जानना है कि आफ्ताब कितना खतरनाक हो सकता है और क्या कुछ हो सकता है। आफ्ताब के बारे में अब जानना जरूरी है, ना कि श्रद्धा जो अब चली गई है इसके बारे में सोचना कि उसको वो शायद एंजॉय कर रही थी या क्या कर रही थी। यही शायद उस टेक्स्ट मैसेजेस से भी जाहिर हो रहा है रजत, जो आखिरी बार श्रद्धा को किए गए, जिसमें एक मैसेज के बाद श्रद्धा का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। श्रद्धा ने ये सिर्फ लिखा है, दोस्त मुझे खबर मिली है, मैं किसी चीज में व्यस्त हो गई। ये उसका आखिरी टेक्स्ट मैसेज 18 मई 2022 का है, जिसने दोस्त ने उसे टेक्स्ट किया, उसे लिखा कि क्या खबर मिली, और इसके बाद श्रद्धा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।